हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 5 कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज़। और इसका बहुत ही अच्छे से मैंने आपको एग्जांपल के साथ इसके बारे में कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में मैंने समझा दिया था। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी का जो डिफरेंसेस है उसके बारे में। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। जो मेन डिफरेंस है मैंने आपको समझा दिया था। और इसमें टोटली 4 डिफरेंस दिए गए हैं इंस्टीट्यूट के बुक्स में, जो आपको पढ़ करके जाने एग्जाम में आपके आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और चलो एक एक करके डिफरेंस को समझते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो द फर्स्ट डिफरेंस इज प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी of uncertain amount which can be measured reliable by using a substantial degree of estimation. A contingent liability is a possible obligation that may or may not crystallize depending on the occurrence and non-occurrence of one or more uncertain future event. जो बेसिक डिफरेंस था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये वही बात कर रहे हैं कि प्रोविजन जो है एक प्रेजेंट लायबिलिटी है, एक नोन लायबिलिटी है। हमको पता है कि ये खर्चा हमको करना है, और लेकिन अमाउंट इसका अनसर्टेन होता है, जो हम लोग मेजर कर सकते हैं एक सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन के साथ। मतलब अंदाज़ा लगाकर हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ, मोटा मोटी इतना अमाउंट का पेमेंट हमको करना होगा। तो उसके लिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं। और कंटिंजेंट लायबिलिटी तो हम लोग जानते ही हैं, ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, रियल ऑब्लिगेशन नहीं है। हो भी सकता है लायबिलिटी बने, नहीं भी बन सकता है। मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज, मतलब रियलिटी में ये क्रिस्टलाइज का मतलब रियलिटी मतलब क्रिस्टलाइज होने का मतलब हो गया कि रियल में लायबिलिटी बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। ये डिपेंड करेगा ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था। क्या चीज़ का ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस? एक या एक से ज़्यादा अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स पे ये डिपेंड करता है कि लायबिलिटी बनेगा या नहीं बनेगा। तो दोनों में बहुत ही मेजर डिफरेंस है। प्रोविजन मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मतलब प्रोविजन को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग इसको? इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में। लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते, इट फेल्स टू मीट द सेम। बैलेंस शीट में इसको ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करते, हम लोग उसके नीचे रिकॉर्ड करते हैं, नोट में, बैलेंस शीट के नीचे। तो वो मैंने आपको बताया था। तो ये हो गया आपका दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस हो गया प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, दो केस दिया हुआ है प्रोविजन कब रिकॉग्नाइज होता है। एन एंटरप्राइज हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमी बेनिफिट इज प्रोबेबल। कब रिकॉर्ड करते हैं? जब कंपनी को लगता है कि कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो पास्ट इवेंट से अराइज हो रहा है और जिसमें कुछ पैसा जाने वाला है। और दूसरा केस क्या है? अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन। और जब जितना अमाउंट जाने वाला है उसका एस्टिमेशन पॉसिबल है। मतलब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी आप प्रोविजन बनाओगे। क्या कंडीशन? सिंपली बोलूं तो पहला कंडीशन है कि आपको पता है कि कुछ ऑब्लिगेशन है और उसका पेमेंट करना है, ठीक है, ये आपको पता है। और दूसरा ये चीज़ पॉसिबल है कि आप कितना पेमेंट करना है इसका एस्टिमेशन कर पाओ। मतलब दो बातें पता होनी चाहिए कि पेमेंट करना है, ये कंफर्म है, और कितना पेमेंट करना है इसका एस्टिमेशन आप कर सकते हो। तो ये जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो आप प्रोविजन को रिकॉर्ड कर सकते हो। दोनों में से एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आप प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आप ये नहीं बता सकते कि आपको पेमेंट करना है या नहीं, या आप ये नहीं बता सकते कि कितना पेमेंट करना है, एक एस्टिमेशन भी आप नहीं निकाल सकते, तो आप उसका प्रोविजन नहीं बनाओगे। Contingent liability includes present obligations that do not meet the recognition criteria because either it is not probable that settlement of those obligations will require outflow of economic benefits or the amount cannot be reliably estimated. Contingent liability केस में क्या होता है? Contingent liability केस में हम लोग को पता ही नहीं होता है कि हम लोग को पेमेंट करना भी है या नहीं, क्योंकि वो लायबिलिटी अभी तक बना ही नहीं है, वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। तो उसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड नहीं करते हैं। दिस डू नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, क्योंकि ये पता ही नहीं है कि सेटलमेंट करना भी है या नहीं और पैसा जाएगा भी या नहीं, ये भी नहीं पता रहता इसमें। तो ये इसका थर्ड डिफरेंस है। कई बार आपको लगेगा कि सिमिलर चीज़ पढ़ रहे हैं, बट
ऐसे ही लिखा रहता है एग्जाम में, ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, क्या करें. If the management estimates, fourth paragraph, if the management estimates that it is probable that the settlement of an obligation will result in outflow of economic benefits, it recognizes a provision in the balance sheet. अगर मैनेजमेंट एस्टिमेट कर लेता है और ये बताता है कि ऑब्लिगेशन का सेटलमेंट करना होगा और उससे हम लोग को आउटफ्लो होगा कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब कि कुछ पैसा जाएगा कंपनी से, पैसा जाएगा. अगर मैनेजमेंट ये डिसाइड कर लेता है कि कोई प्रोबेबल ऑब्लिगेशन है जिसका सेटलमेंट करना पड़ेगा और उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, तब हम लोग बैलेंस शीट में प्रोविजन को रिकॉर्ड कर लेते हैं. और यहाँ लिखा हुआ है, इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट इट इज़ लेस लाइकली दैट एनी इकोनॉमिक बेनिफिट विल आउटफ्लो द फर्म टू सेटल द ऑब्लिगेशन, इट डिस्क्लोजेज द ऑब्लिगेशन एज कंटिजेंट लायबिलिटी. अगर मैनेजमेंट को ये लगता है कि ये लेस लाइकली है कि पेमेंट करना ही पड़ेगा, लेस लाइकली मतलब बहुत कम चांस है कि पेमेंट करना पड़ेगा, अगर मैनेजमेंट को ऐसा लगता है, मतलब 100% लायबिलिटी में अभी बना ही नहीं है, बहुत कम चांस है कि पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो उसको कंटिजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करती है. और अगर 100% लगता है चांस कि नहीं पेमेंट तो करना ही पड़ेगा और उसका अमाउंट भी एस्टिमेट किया जा सकता है, तो उसके लिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं. ठीक है, तो बस यही था इसका डिफरेंस चारों का. 4 डिफरेंस आपने पढ़ लिए. तो एक बार ये इसका समरी दिया हुआ, एक बार हम लोग तीनों को डिस्कस कर लेते हैं. कंटिजेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी एंड प्रोविजन, क्या डिफरेंस है एक बार समझ लो. देखो, कंटिजेंट लायबिलिटी में बहुत कम चांस होता है कि फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा. ये कंफर्म ही नहीं होता है कि लायबिलिटी ये है भी या नहीं, तो उसको बोलेंगे कंटिजेंट लायबिलिटी. 2 केस बताया मैंने, बहुत कम चांस है कि पेमेंट करना पड़ेगा और ये भी कंफर्म नहीं है कि पेमेंट करना पड़ेगा भी या नहीं, और अमाउंट तो पता ही नहीं होता कि कितना पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यही कंफर्म नहीं है कि ये लायबिलिटी बनेगा भी या नहीं, क्योंकि बहुत कम चांस है, तो अमाउंट का तो कुछ इसमें एस्टिमेशन करने की तो कोई बात ही नहीं आती है. तो जब ऐसा केस रहता है तो उसको बोलते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी. और लायबिलिटी का मतलब हो गया कि मेरे को पता है कि इसका पेमेंट मेरे को करना है और कितना करना है वो भी पता है, या मैं एस्टिमेट कर सकता हूं कि लगभग लगभग इतना पेमेंट करना है, और करना है पेमेंट ये तो 100% मालूम है, तो उसको बोलेंगे लायबिलिटी. ठीक है, लायबिलिटी मतलब जिसके बारे में आपको पता है कि मेरे को कितना पेमेंट करना है और पेमेंट करना ही है, तो उसको बोलेंगे लायबिलिटी. और प्रोविजन का मतलब इसमें भी पता है कि मेरे को पेमेंट करना है, बट अमाउंट 100% हो सकता है श्योर ना हो, तो उसके लिए हमको एस्टिमेशन पॉसिबल है. मतलब मेरे को पता है कि कितना पेमेंट मेरे को पता है कि पेमेंट करना है, बट एक मिनट, मुझे पता है कि पेमेंट करना पड़ेगा, एक लायबिलिटी है, नॉन लायबिलिटी है, और उसका अमाउंट मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ. तो नॉन लायबिलिटी है और अमाउंट एस्टिमेट कर सकता हूँ कि कितना पेमेंट करना पड़ेगा. 100% श्योरिटी नहीं होती है कि अमाउंट के बारे में ये पता होता है, श्योरिटी इस बारे में है कि पेमेंट करना है, उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं है. पेमेंट जो है यहाँ पे प्रोविजन में जो है, पेमेंट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होता है. पेमेंट इज 100% श्योर, बट अमाउंट इज लेस देन 100%. अमाउंट कितना है ये हम लोग को 100% नहीं मालूम होता है. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं कि पता तो है कि पेमेंट करना है, लेकिन कितना पेमेंट करना है वो पता नहीं था, उसके लिए हम लोग को लगता है प्रोविजनिंग. और लायबिलिटी में क्या है कि पेमेंट करना है वो भी 100% मालूम है, और कितना पेमेंट करना है वो भी 100% मालूम है. ठीक है, इसमें एस्टिमेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है मैक्सिमम केसेस में, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी. और इसका तो मैंने बता ही दिया कि पता ही नहीं है कि ये पेमेंट करना भी है या नहीं, और कितना पेमेंट करना है उसका तो कोई बात ही नहीं है. तो ये आपका कंटिजेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी एंड प्रोविजंस का जो है वो बेसिक डिफरेंस है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. इसके बाद टेस्ट योर नॉलेज है,
ये आप लोग सभी लोग सॉल्व करेंगे। हर चैप्टर के एंड में मैं ये बोलता हूँ कि इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसी से पता चलेगा ना आपको कि कितना सीखा तुमने। ठीक है, ऑलराइट। सो टेस्ट योर नॉलेज में ट्रू फॉल्स है सबसे पहले, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यही पैटर्न रहता है हर चैप्टर में। तो कितना टाइम हो गया? 10 मिनट हो गया। चलो डिस्कस कर लेते हैं इसको, दूसरा चैप्टर्स के बाद स्टार्ट करेंगे। टेस्ट योर नॉलेज में पहला ट्रू फॉल्स है कि अ कंटिंजेंट लायबिलिटी नीड नॉट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंटिंजेंट लायबिलिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रू। अ प्रोविजन फेल्स टू मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। प्रोविजन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, प्रोविजन की रिकॉर्डिंग नहीं होती है, उसका रिकॉग्निशन नहीं होता है। फॉल्स। प्रोविजन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक ट्रू दूसरा फॉल्स, बाकी आप खुद से करना। देख लो ट्रू फॉल्स। पहला फॉल्स दूसरा ही फॉल्स है, गलत पढ़ा क्या मैंने? अ कंटिंजेंट लायबिलिटी नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अ कंटिंजेंट लायबिलिटी नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ट्रू तो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटिंजेंट लायबिलिटी को नहीं दिखाएंगे। फॉल्स क्यों बोला ये? Contingent liability is required to be disclosed unless possibility of outflow of a resource embodying economic benefits is remote. Okay. बोल रहा है कंटिंजेंट लायबिलिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे जब तक कि पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ अ रिसोर्स एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज रिमोट। मतलब अगर पेमेंट जो करना है लायबिलिटी का, वो उसका बहुत ही कम चांस है कि पेमेंट करना पड़ेगा, अगर तो नहीं दिखाएंगे, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये कंटिंजेंट लायबिलिटी नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना पड़ता है कंटिंजेंट लायबिलिटी को, बट बैलेंस शीट में नहीं, नोट्स में दिखाना पड़ता है बस। तो ये भी हो जाएगा आपका फॉल्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली आपका पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स, ये 4 चीज़ें आती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में। ठीक है, तो हम लोग बैलेंस शीट में कंटिंजेंट लायबिलिटी को नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को दिखाना पड़ेगा। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे फॉल्स दिया गया है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटिंजेंट लायबिलिटी को नहीं दिखाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो दिखाएंगे, बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। तो वो मेरे से मिस हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अभी। ठीक है, तो बाकी का ट्रू फॉल्स आप लोग अच्छे से, इसलिए मैंने वहाँ पे स्किप किया था ना, ये मैंने नहीं पढ़ा था ये वाला पार्ट, तो मेरे को बताना भी मैं भूल गया कि नोट्स टू अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। तो इसीलिए आप पूरा पढ़ना उसको। ठीक है, बाद बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, वो भी देख लेना। एक मैं कर देता हूँ। कंटिंजेंट असेट यूजुअली अराइजेस फ्रॉम अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट गिव राइज टू ए, बी एंड सी। कंटिंजेंट असेट कैसे अराइज होता है? अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट से अराइज होता है, दैट गिव राइज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमी बेनिफिट टू द बिजनेस। कंटिंजेंट एसेट की बात हो रही है। कंटिंजेंट एसेट के केस में क्या होता है? इनफ्लो आने का चांस रहता है ना, आउटफ्लो का तो होने का चांस नहीं है। ये जो आउटफ्लो लिखा हुआ है, आउटफ्लो का तो चांस नहीं है। एसेट में तो इनफ्लो का ही चांस है। और इधर ए और बी ऐसा मत सेलेक्ट करना कभी। ऐसा ऑप्शन दे देता है कि ए होगा या बी होगा, वही तो आपसे पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं सेलेक्ट करना है हमको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमेशा कंफर्म रहना चाहिए कि हाँ ए होगा या बी होगा। इधर ए और बी इस टाइप का क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं करना, आंसर को सिलेक्ट नहीं करना। तो मल्टीपल चॉइस का 1 का हो जाएगा ए। तो देखो 1 का ए। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी के एमसीक्यू सॉल्व करना। और थ्योरेटिकल 2 ही क्वेश्चन है। डिफरेंस बताओ प्रोविजन एंड लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी में, और लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो तीनों का ही हम लोगों ने डिफरेंस सीख लिया है। बस एक बात ध्यान रखना, जो वो ऊपर में स्किप हो गया था, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 चीज़ें आती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 चीज़ें आती हैं। एक है
फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 4 चीज़ें आती हैं। पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट और चौथा नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, तो ये 4 चीज़ आती है। तो हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी कहाँ दिखाते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी हम लोग यहाँ दिखाते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं लायबिलिटी। ठीक है, तो अगर बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटिंजेंट लायबिलिटी को नहीं दिखाते हैं तो ये रॉन्ग बात है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही आता है नोट्स टू अकाउंट्स, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो दिखाते हैं, अगर बोले बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, हाँ तब राइट है, लेकिन बोले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाते हैं तब रॉन्ग है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अभिषेक कुमार मिश्रा साइनिंग ऑफ।